न्यू क्लासिकल एज के विषय में जाना जा रहा है, उसके विषय में बात चल रही है। अब 18th सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 अलेक्जेंडर पोप के नाम से, नंबर 2 परिवर्तन का युग। ओके, तो अलेक्जेंडर के नाम से क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे उन्होंने न्यू क्लासिकल एज में बहुत गहन इम्पोर्टेंस, बहुत योगदान दिया अपना। जो भी क्वालिटी होनी चाहिए क्लासिकल एज के वर्क में, वो सारी इस अलेक्जेंडर पोप के वर्क में देखने को मिलती हैं। 18वीं सेंचुरी को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें 18वीं शताब्दी को गद्य तथा विवेक का युग भी माना जाता है। इस काल में गद्य का बहुत विकास हुआ, भावनाओं पर विवेक हावी था। इस समय लेखक दिल से नहीं, दिमाग से सोचकर लिखते थे, इसलिए इसे गद्य तथा विवेक का युग कहा जाता है। इस युग की अपनी क्वालिटी है, जिसके बेस पर हम इसे न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। कौन सी क्वालिटी? नंबर 1 गद्य तथा विवेक का युग। नंबर 2 सटायर, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है सटायर? इस टाइम पे सटायर बहुत ही इंक्लूड था न्यू क्लासिकल युग के नाम से भी। और ये इस टाइम पे जो साहित्य लिखा गया वह शहर का साहित्य था, ना कि गांव का। शहर की सोसाइटी, शहर में कैसे फैमिली, उनके प्रॉब्लम्स या फिर उनका दिखावा, सब कुछ इन पे सटायर किया गया। ओके, इसी सेंचुरी में 18th सेंचुरी में उपन्यास का विकास हुआ। डैनियल डेफो के साथ उपन्यास का विकास हुआ। एक नॉवलिस्ट थे डैनियल डेफो। उनका एक उपन्यास है रॉबिन्सन क्रूसो। उन्होंने इस उपन्यास की रचना की। यह गद्य में है। इसमें कथानक, पात्र तथा घटनाएं हैं। अनेक आलोचक उपन्यास को 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक तो कहानियाँ और सेकंड रोमांस। कहानी में बिना जटिलता के जीवन की घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। रोमांस में गहन भावनाओं से संचालित जीवन की जटिल तथा असामान्य परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं। समझ में आया डिफरेंस? 2 टाइप के थे नॉवेल। एक कहानियों के माध्यम से लिखे जाते थे, कहानियों के फॉर्म में, और सेकंड रोमांस। उपन्यास का प्रारंभ यात्रा उपन्यास से हुआ। ये यात्रियों के रोमांस से जुड़ी कहानियाँ थीं, जो अनजाने स्थानों या समुद्र से संबंधित थीं। अर्थात अधिकांशतः प्रत्येक उपन्यास समुद्र से संबंधित था। इसका मेन टॉपिक क्या होता था? समुद्र से रिलेटिव जर्नी, उसके विषय में इसकी मेन थीम हुआ करती थी। उपन्यास की घटना या तो समुद्र से जुड़ी होगी या बड़ी बड़ी नदियों से। डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो तथा स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स इस प्रकार के प्रारंभिक उपन्यास हैं। यायावर उपन्यास का नायक आवारा होता है, जो इधर उधर भटकता रहता है तथा विपरीत परिस्थितियों में दूसरे आवारा लोगों से संघर्ष करता है। ओके, फील्डिंग का, हेनरी फील्डिंग का है टॉम जोन्स, ऐसा ही उपन्यास है टॉम जोन्स नाम से। पत्राचार उपन्यास में कथानक का विकास पत्राचार के माध्यम से होकर अंत तक पहुंचता है। रिचर्डसन का पामेला इसी प्रकार का उपन्यास है। यात्रों के बीच संवाद नहीं होता, क्योंकि पात्रों के द्वारा ही उनके विचार तथा अंतर व्यक्त होते हैं। न्यू क्लासिकल उपन्यास में नियम तथा रुचि के मध्य संघर्ष बना रहा, क्योंकि उपन्यास का अपना कोई सिद्धांत नहीं था। फील्डिंग ने उपन्यास का सिद्धांत दिया।
स्टार्टिंग तो इसकी कर दी थी रिचर्डसन ने, लेकिन जो उसका मेन सिद्धांत क्या है नॉवेल का, ये किसने दिया? ये दिया हमारे हेनरी फील्डिंग ने दिया। ओके। उपन्यास के 4 पहिए, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल, ये आपको जरूर ही याद रखने हैं। ओके। उपन्यास का जन्म 1819 में डेफो के साथ हुआ। उपन्यास के 4 पहिए के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन थे? रिचर्डसन, स्मॉलर्ट, फील्डिंग और स्टर्न का नाम प्रसिद्ध। डेफो के अनुसार उपन्यास कल्पना नहीं यथासंभव वास्तविकता का वर्णन है। डेफो कहते हैं कि कोई इमेज कल्पना नहीं है, ये जो सोसाइटी में जो फैमिली होते हैं, जो रियल रिलेशंस होते हैं बिटवीन पर्सन, ये उसी के बारे में एक रियल डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। क्या? उपन्यास में वही रियलिटी दिखाई जाती है जो सोसाइटी में होती है। उपन्यास के विकास में सबसे महत्वपूर्ण नाम रिचर्डसन का है, जिसके पात्राचार उपन्यास पामेला के कथानक का विकास पात्रों के माध्यम से होता है। पामेला इनका रिचर्डसन का एक नॉवेल है और इससे क्या होता है? कथानक का जो विकास होता है पात्रों के माध्यम से होता है। ठीक है। पात्र कौन? कैरेक्टर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन, वुमन, जो कैरेक्टर होते हैं वही, उनके थ्रू ही स्टोरी का डेवलपमेंट होता है। रिचर्डसन को उचित महत्व नहीं मिला। हालांकि योगदान किसने दिया? पहले रिचर्डसन ने, लेकिन रिचर्डसन को उचित महत्व नहीं मिला क्योंकि यह गहन चिंतन के स्थान पर तेज घटनाक्रम का काल था। ठीक है। हेनरी फील्डिंग ने सन 1742 में एंड्रयू जोसेफ प्रकाशित किया। फील्डिंग ने एंड्रयू जोसेफ की रचना रिचर्डसन के उपन्यास पामेला की उपन्यास करने की रिचर्डसन के उपन्यास पामेला की उपहास करने की थी। वो इनका उपहास करना चाहते थे। रिचर्डसन की सर्वश्रेष्ठ रचना टॉम जोन्स है, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा नॉवेल है। हेनरी फील्डिंग कॉमिक एपिक इन प्रोज का सिद्धांत देकर उपन्यास की धारणा प्रस्तुत करती है। टॉम को अनहीरोइक हीरो माना जाता है। टॉम कौन है? टॉम जोन्स जो नॉवेल है उसका मेन कैरेक्टर हीरो कौन है? टॉम। क्योंकि वह अनैतिक है। स्मॉलर्ट फील्डिंग का समकालीन है। उसने समुद्र के रोमांच का वर्णन कर रॉड्रिक रैंडम को लोकप्रिय बनाया। इसमें आवारा नायक के जीवन का तब तक का वर्णन है जबकि वह अपनी वफादार सुंदर प्रेमिका से विवाह करता। अब यहाँ तक आपने देखा नॉवेल में किन किन राइटर का योगदान है। अब आगे थोड़ी सी और स्टोरी बढ़ती है। अब आता है ट्रांजिशन का एज, प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। अब क्या था? न्यू क्लासिकल एज, तो उसका तो पतन हो रहा था और एक न्यू फीलिंग जाग रही थी जो फ्रीडम की थी। तो ये ऐसा युग था कि एक साइड से तो न्यू क्लासिकल का एंड हो रहा था और दूसरी तरफ रोमांटिक एज का उदय हो रहा था। तो कैसा युग था? ट्रांजिशनल। ओके। 18वीं शताब्दी न्यू क्लासिकल का काल है, लेकिन धीरे धीरे क्लासिसिज्म का पतन होता जाता है क्योंकि जब क्लासिसिज्म का प्रभाव कम होने लगा तो इसके साथ साथ रोमांटिसिज्म के लिए कुछ कवियों ने रुचि दिखाना शुरू कर दी। इन्हें प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज कहा जाता है। इनमें ट्रांजिशनल पोइट कौन कौन से थे देखते हैं। जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रेब,
विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, ये जितने भी कवि थे ये ट्रांजिशनल पोइट थे। इसीलिए इन्हें और अन्य नाम से जाना जाता है और वो है ट्रांजिशन का कवि। इन्हें ट्रांजिशन के कवि भी कहा जाता है, परिवर्तन के कवि। ये क्लासिसिज्म के साथ रोमांटिसिज्म का संयोग दिखाते हैं। इनमें क्लासिकल की भी क्वालिटी थी और रोमांटिक फीलिंग की भी, राइट। इनकी कविता में संरचना क्लासिकल तथा भाव रोमांटिक। अब आपको कैसे पता चलेगा क्लासिकल क्या रोमांटिक क्या? रोमांटिक का मतलब ये नहीं हंसी मजाक, नो। रोमांटिक का मतलब है फ्री टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट अकॉर्डिंग योर व्यू, यू कैन इनपुट एनी थ्योरी, एनी थीम, बट उसका जो फॉर्म एक होता है मैटर और एक होता है मैनर। जो मैनर होता है, स्टाइल होती है, वो तो क्लासिकल थी, लेकिन जो मैटर, जो थीम होती है वो थी रोमांटिक। जो चाहे वो उसमें लिख सकते थे, जिसके बारे में वो फ्रीडम चाहते थे और फ्री फीलिंग को उन्होंने अपने वर्क में इंक्लूड किया। इसीलिए इन लेखकों को परिवर्तन के टाइम के परिवर्तन के करने वाले लेखक कहा जाता है, ट्रांजिशन पोइट कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी कविताओं में, किसकी कविताओं में? ट्रांजिशनल पोइट की कविता में संरचना क्लासिकल थी, भाव रोमांटिक थे। अर्थात इन कवियों ने रचना तो क्लासिकल के नियम के अनुसार की, परंतु उसमें भाव रोमांटिक भरे, अर्थात अपने स्वयं के भाव जैसे प्रेम इत्यादि से संबंधित जो भी ये लिखना चाहते थे। यह कविता के विषय में हुआ परिवर्तन था। शहर से गांव के लिए, अनजान से परिचित के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटी, हमने पहले क्लासिकल एज में कुछ और क्वालिटी देखी थी, अब उन क्वालिटी से कुछ चेंज आता है। और वो चेंज क्या होता है कि ये लोग ट्रांजिशनल पोइट शहर से गांव के लिए, पहले शहर के लोगों के लिए लिखा जा रहा था, लेकिन अब शहर से गांव के लिए लिखा जाने लगा। अनजान से परिचित के बारे में, परिचित के लिए, असामान्य से सामान्य के लिए, विवेक से भावना के लिए, तर्क से कल्पना के लिए, वस्तुनिष्ठ से व्यक्तिगत के लिए। ये चेंज था इनमें। कविता के विषय में इन सभी में परिवर्तन हुआ। ओके, अब हम देखते हैं रोमांटिक तथा फ्रांस की क्रांति। अब ये जो रोमांटिक फीलिंग थी, ये चेंज आया कैसे? कहीं से तो ये अफेक्टेड हुई, कहीं से तो इफ़ेक्ट पड़ा इन पे। अब कहाँ से पड़ा, अब हम ये देखते हैं। रोमांटिसिज्म तथा फ्रांस की क्रांति। अभी तक तो रोमांटिक एज से पहले जो कवि थे, जो राइटर्स थे, वो एक रूल में बंधे हुए थे कि ये रूल हमें फॉलो करना है। लेकिन कुछ राइटरों ने अपनी मन की करनी चाहिए। वो आज़ाद थे, वो चाहते थे वो आज़ाद हैं कुछ भी लिखने के लिए। तो ये आज़ाद वाली फीलिंग उनके अंदर आई कहाँ से, ये हम देखते हैं। रोमांटिसिज्म तथा फ्रांस की क्रांति। लिरिकल बैलेड के प्रकाशन से लेकर विक्टोरिया की राजगद्दी तक का काल रोमांटिक युग कहलाता है। यह काल लगभग, अब ये कब से कब तक का काल रोमांटिक काल था? 1798 से लेके 1837 तक का जो काल था वो रोमांटिक था। राजनीतिक दृष्टिकोण से फ्रांस की क्रांति इस काल की सर्वश्रेष्ठ प्रमुख घटना है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे रोमांटिक काल के जो राइटर हैं बहुत ही प्रभावित हुए। रोमांटिसिज्म का उदय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, अंत में ही हुआ था, क्योंकि 1798 से मात्र 2 साल बची थी 18th सेंचुरी में, वरना 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। तो वहीं से बिल्कुल लास्ट पॉइंट से, लास्ट टाइम से रोमांटिक युग स्टार्ट हुआ। रोमांटिक का उदय 18वीं शताब्दी के लास्ट में हुआ था। यही फ्रांस की क्रांति का काल है। इस समय जनता ने बड़े बड़े लोगों, राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था।
उनसे विद्रोह किया, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो सामाजिक परिवर्तन का सूचक था। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठे तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन। लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोग फ्री होना चाहते थे। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही फ्रीडम वाला टाइम था। जो लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसी के प्रभाव से रोमांटिसिज्म का विकास हुआ, क्योंकि अब कवि मनचाही विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हो गया। ये शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। यह विद्रोह जनता की शक्ति का प्रमाण था, क्योंकि लोग अपनी शक्ति को पहचानने लगे थे और उन्होंने अपने प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई, जब जनता ने बेस्टाइल जेल पर हमला किया। फ्रांस की क्रांति का अंत शाही परिवार के सभी सदस्यों तथा उनके समर्थकों की हत्या के साथ हुआ। लोगों में इतना क्रोध जागा, इतना विद्रोह जागा कि जितने भी भ्रष्टाचार जो राजा थे सबका नाश कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया जनता ने। कौन सा? बेस्टाइल एक जेल है, उस पर हमला किया। यह स्वतंत्रता, अब इसका जो फ्रांस की क्रांति थी, उसका क्या नारा था? स्वतंत्रता, भाईचारा व समानता की जीत थी। क्योंकि पहले शाही लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत करते थे, लेकिन जब इन सभी शाही लोगों की हत्या हो गई तो उसके बाद सभी लोगों में भाईचारे की भावना फैल गई। क्योंकि अब लोग शाही लोगों के पास अब शाही लोगों के दास होने से स्वतंत्र हो गए। वास्तव में रोमांटिसिज्म दिमाग पर, दिल तथा तर्क पर भावना की जीत है। रोमांटिसिज्म जनता, समाज सुधार, स्वतंत्रता, मानव के लिए निवेदन है। ओके, देख कितना अच्छा टाइम था। अब रोमांटिक करते हैं। रोमांटिक टाइम, इस टाइम पे कौन सा प्रोज वर्क लिखा गया? रोमांटिक काल के लेखक विषय वस्तु तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति को उचित शैली से अधिक महत्व देते थे। अर्थात रोमांटिक काल के लेखक अपने भावों को अधिक महत्व देते थे। इस काल के प्रमुख लेखक कौन कौन से थे? चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस डी क्विंसी। चार्ल्स लैम्ब को निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता है। लैम्ब की शैली आत्मकथात्मक है, क्योंकि इन्होंने अधिकांशतः अपने जीवन से संबंधित ही लिखा है। इन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को निबंधों में प्रस्तुत किया है। इनके वर्क में, इनके ऐसे में देखोगे एक फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग होती है जो पर्सनल लाइफ से रिलेटिव थी। वे हास्य को, करुणा व तथा कल्पना को, मतलब लैम्ब हास्य को करुणा व तथ्य को कल्पना से जोड़ देते हैं। चार्ल्स लैम्ब के निबंध का कलेक्शन। नंबर 1, एसेज ऑफ इलिया, 1820 से लेके 23 तक का टाइम है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ओके, 2 कलेक्शन है जो 1833 में पब्लिश हुआ। लैम्ब ने अपनी बहन मैरी के साथ निम्न पुस्तकें लिखी। ये आपको हमेशा याद रखना है उन बुक्स के नाम जो चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन मैरी के साथ लिखी। नंबर 1, द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स माने शेक्सपियर की कहानियाँ, और एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। ओके, अब आगे कवि को देखते हैं। हैजलिट एक महान निबंधकार है। अब कौन? हैजलिट एक महान निबंधकार है। दूसरों का आकलन ये स्वतंत्र तथा निर्भीक रूप से करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा, ये उसके उसी गुण को प्रस्तुत
करते हैं। ये किसी से भी डरते नहीं हैं। ये कभी डरते नहीं थे हैज़लिट। जो अच्छा है तो उसकी अच्छाई को बताते थे और जो इंसान गलत है उसकी गलतियों को दिखाते थे। जब इंग्लैंड को नेपोलियन के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था तो हैज़लिट ने नेपोलियन को नायक बताया था। हैज़लिट के प्रमुख निबंध संकलन: नंबर 1 राउंड टेबल, नंबर 2 टेबल टॉक, नंबर 3 प्लेन स्पीकर एटसेट्रा। ओके, अब और हैं थॉमस डी क्विंसी। डी क्विंसी बहुत ही बौद्धिक निबंधकार हैं। उसने पत्रिकाओं के लिए बहुत लिखा था। कला, साहित्य, दर्शन व धर्म पर उन्होंने लोकप्रिय निबंध लिखे। किसने? थॉमस डी क्विंसी ने। अब आते हैं, प्रोज का हमारा कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हम रोमांटिक पोएम पर आते हैं। रोमांटिक काल के कवियों को साहित्य में ऊंचा स्थान प्राप्त है। रोमांटिक काल के महान कवि, सबसे पहले मैं बता दूं, रोमांटिक एज का स्टार्ट जैसे 1798 से हुआ था। इस किसके वर्क से हुआ? विलियम शेक्सपियर और कॉलरिज। ठीक है, इनके लिरिकल बैलाड्स के पब्लिकेशन के बाद ही रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। रोमांटिक काल के कुछ कवि: विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली एंड कीट्स। रोमांटिक आंदोलन का प्रारंभ वर्ड्सवर्थ व कॉलरिज की लिरिकल बैलेड के प्रकाशन के साथ हुआ। रोमांटिक कविता न्यू क्लासिकल कविता के विरुद्ध आंदोलन थी, जो कठिन भाषा तथा बनावटी शैली में लिखी जाती थी। जो क्लासिकल का टाइम का जो वर्क था वो थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा जाता था क्लासिकल में, और ये जो रोमांटिक काल का था ये लोगों की जो सामान्य जनता थी ऐसी उनसे रिलेटिव लैंग्वेज थी। रोमांटिसिज्म का उदय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस कविता के विरोध में हुआ था। रोमांटिक काल की कविता इस विरोध को प्रस्तुत करती है। कौन से विरोध को? क्लासिकल एज के वर्क को। इस काल में नए प्रकार की कविता लिखी गई जो सरल भाषा व शैली में है। ये समाज की अपेक्षा प्रकृति को अधिक महत्व देती थी। अब इसमें क्या था? समाज को कम महत्व देते थे ये रोमांटिक कवि, ये नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। रोमांटिक एज के कुछ क्वालिटी, कुछ गुण। क्या क्वालिटी थी उस टाइम की पोएम में? नंबर 1 प्रकृति से प्रेम, लव टू नेचर, आत्मकथात्मक, पर्सनल लाइफ, स्वाभाविकता, सरलता, मध्यकालीन से प्रेम, कल्पनाशीलता, दुख की अभिव्यक्ति, अपनी जो दुख की फीलिंग थी उनको एक्सप्रेस करना। अब देखते हैं कुछ रोमांटिक कवि के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ सबसे महान कवि थे। ये सरल भाषा तथा ग्रामीण विषयों में रुचि लेते थे और नेचर के प्रति इनका बहुत ही लगाव था। इन्हें नेचर का पुजारी भी कहा जाता है। कॉलरिज महान रोमांटिक कवि थे। इन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत? कल्पना का। ये असामान्य भाषा का समर्थन करते थे। नंबर 3 पीवी शैली महान रोमांटिक कवि हैं। उसने काव्य नाटक भी लिखे थे। 3 जॉन कीट्स महान रोमांटिक कवि थे। वह सुंदरता का पुजारी थे तथा सेंसुअस कविता लिखा करते थे, सेंसिस से रिलेटिव। अब देखते हैं हमने प्रोज वर्क देख लिया, पोइट्री वर्क देख लिया, पोइट्री के जो राइटर हैं, पोइट हैं। अब देखते हैं रोमांटिक उपन्यास। रोमांटिक काल के उपन्यासकारक एक रोचक तथ्य प्रस्तुत करते थे
करते हैं कि उनमें केवल 2 महिलाएं लेखक हैं। उनमें लेखकों ने तो लिखा ही है, पर उनमें लेखिका भी हैं, एक जैन ऑस्टन और मैरी शैली। जैन ऑस्टन को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में गिना जाता है। जैन ऑस्टन नॉवलिस्ट हैं और उनके लिए नोवेल के नाम बहुत महान उपन्यासकार माना जाता है। मैंने भी उनका एक उपन्यास पढ़ा है जो रियल में जो फैमिली मैटर से रिलेटिव है। जैन ऑस्टन को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में गिना जाता है। आलोचक उस पर आरोप लगाते हैं कि उसके उपन्यास सीमित संसार प्रस्तुत करते हैं। वे एक महिला के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। इनके सीमित संसार को 2 इंच की हाथी की बनी कलाकृति कहा जाता है। सीमित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फैमिली मैटर को लिया है। इनके लोकप्रिय उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रीजुडिस, मेंस फील्ड पार्क, एमा एंड परसुएशन। सेकंड नंबर पे नॉवलिस्ट हैं, लेखिका हैं मैरी शैली। मैरी शैली महान कवि शैली की पत्नी थी। कौन है मैरी शैली? पीवी शैली की वाइफ थी, जिसे उनके उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी में एक युवा वैज्ञानिक जीवन उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षा करता है। मैरी शैली के लोकप्रिय उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन, वालपर्गा, द लास्ट मैन। अब हमने नॉवेल भी देख ली रोमांटिक एज की, अब देखते हैं रोमांटिक नाटक। ओके, 19वीं शताब्दी में कोई भी प्रमुख रोमांटिक नाटक नहीं हुआ, क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों को प्रस्तुत करने व देखने में नाटक कंपनी व दर्शकों की रुचि थी। आगे क्यों डेवलप नहीं हुआ ज़्यादा? क्योंकि जो पीछे के विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा थे, लोग उनको देखने में ही इंटरेस्ट ले रहे थे। इस समय लोग शेक्सपियर के नाटकों को देखने और नाटक प्रस्तुत करने में व्यस्त थे, इसीलिए वे अन्य नाटकों की रचना के बारे में नहीं लिख सके और इसलिए इस शताब्दी में कोई प्रमुख रोमांटिक नाटक नहीं लिखा और नाटककार नहीं हो सके। इस काल के प्रमुख रोमांटिक नाटककार फिर भी उनमें से कुछ थे। कौन? नंबर 1 मैरी शैली और नंबर 2 लॉर्ड बायरन। सॉरी। शैली तथा उसकी पत्नी मैरी ने रोमांटिक काल के नाटक को सराहनीय योगदान दिया। मैरी शैली ने नॉवेल भी लिखा और नाटक भी लिखे। उन्होंने निम्न प्रमुख नाटक प्रस्तुत किए। नंबर 1 प्रोसरपाइन, नंबर 2 सेंसी, नंबर 3 माइडस MIDAS। अब हैं अगले ड्रामेटिक नाटककार लॉर्ड बायरन। प्रसिद्ध कवि बायरन ने कई काव्य नाटक लिखे। उसके जीवन काल में इन्हें महत्व नहीं मिला। उस टाइम तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इतनी वैल्यू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्ले बहुत ज़्यादा फेमस थे, सब उनमें ही बिजी थे। आज इन्हें उच्च कोटि की कविता तथा नाटकीय गुणों के लिए सम्मान दिया जाता है, लेकिन अब इनकी स्टडी, जब बाद में इनके नाटक की स्टडी की गई, तब इनकी वैल्यू को समझा गया। इनके श्रेष्ठ नाटक हैं मैनफ्रेड, कैन और हेवन एंड अर्थ। और 19वीं सेंचुरी में मीन्स 1837 अब क्या होता है? विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है, क्योंकि रानी विक्टोरिया इस टाइम की महारानी थी और उन्हीं के नाम पर इस समय का नाम पड़ा विक्टोरियन एज। इससे पहले था रोमांटिक एज, नाउ अब विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की विशेषताएं। विक्टोरियन साहित्य पर वैज्ञानिक आविष्कारों का विशेष प्रभाव है।
अब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक का हर क्षेत्र में इन्वॉल्व होना स्वाभाविक है, शुरू हो गया था इनके टाइम से। विक्टोरियन साहित्य में निम्न 4 विशेषताएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, विक्टोरियन युग के साहित्य में लेखक प्रत्येक दिन के जीवन से संबंधित रचनाएं लिखते थे तथा इसकी समस्याओं व रुचियों पर प्रकाश डालते थे। यह मानव प्रगति का शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि रचनाओं के माध्यम से लेखक समाज में उपस्थित बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और लोगों को संदेश भी देने लगे, और उन रचनाओं को करते थे जिनमें लोगों को अधिक रुचि थी। क्या था उनका वर्क की मेन थीम? क्या थी? जो डेली में चल रहा है, जो सोसाइटी में डे बाय डे जो भी कुछ अच्छा बुरा चल रहा है उसको सबके सामने शो करना, अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना, बुराइयों को दिखाना। किसके माध्यम से? वर्क के माध्यम से। नंबर 2, विक्टोरियन साहित्य नैतिकता स्थापित करता है। अब नैतिकता, मोरालिटी पर भी काम किया गया। इसमें कुछ लेखक हैं जिनमें से टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कार्लिन और रस्किन अध्यापक की तरह संसार को उपदेश देते थे। इनके वर्क संसार को सीख देते हैं, उपदेश देते हैं। नंबर 3, विक्टोरियन युग को संदेह एवं परस्पर विरोधी विश्वासों तथा दर्शन के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? एक तरफ तो धर्म में विश्वास करते थे लोग, और दूसरी तरफ साइंस का डेवलप हो रहा था, और साइंस तो फैक्ट मानती है, फीलिंग नहीं, उसे फैक्ट चाहिए। तो ये डाउट का एज भी था। अर्थात इस समय संदेह तथा परस्पर विरोधी विश्वासों की भावना अधिक थी। हार्डी निराशावाद प्रस्तुत करते हैं, थॉमस हार्डी। ब्राउनिंग आशावाद प्रस्तुत करते हैं। विक्टोरियन युग में विज्ञान का प्रभाव मौजूद था। यथार्थवादी साहित्य के साथ प्री रैफेलाइट कविता भी विक्टोरियन युग में मौजूद थी, जो मानती है कि कला को कला के लिए ही समर्पित होना चाहिए। कला को एज ए एंटरटेनमेंट समझना चाहिए, ना कि इसे ज़्यादातर सच्चाई में नहीं घुसना चाहिए। कला फॉर कला, आर्ट फॉर आर्ट, ये उनका सिद्धांत था। नंबर 4, विक्टोरियन युग को व्यवहारिक तथा भौतिकवादी माना जाता है, फिर भी बहुत से लेखक आदर्श की बात करते हैं। विक्टोरियन युग साहित्य, इस टाइम के साहित्य में क्या प्रेजेंट था? सत्य, न्याय, प्रेम, भाईचारा और आदर्श पर जोर दिया गया है। विक्टोरियन युग के साहित्य का विकास। अब देखते हैं हम विक्टोरियन युग के साहित्य का विकास कैसे हुआ। रोमांटिक युग के बाद विक्टोरियन युग के साहित्य का प्रारंभ हुआ। इस युग के साहित्य ने रोमांटिक का मिलाप यथार्थ से कराया। अब इसमें वास्तविकता को बहुत महत्व दिया जाने लगा, जबकि रोमांटिक काल में नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन इस टाइम पे रियलिटी को, लोगों की डे टू डे लाइफ से रिलेटिव जो भी इंसिडेंट थे, जो भी मैटर्स थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। विक्टोरियन युग का साहित्य बहुत धनी है कवियों में। अब देखते हैं इस टाइम की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक। कवियों में नंबर 1 कौन थे? टेनिसन एंड ब्राउनिंग। नाटककारों में शॉ एंड गाल्सवर्दी। उपन्यासकारों में चार्ल्स डिकेंस एंड हार्डी। निबंधकारों में कार्लिन और स्टीवेंसन। ये ऐसे हैं जिनके वर्क पढ़ने से पता चल जाएगा कि इस टाइम की मेन क्वालिटी क्या थी। इन्होंने उस टाइम की क्वालिटी को ही, उस टाइम की सोसाइटी को ही इन्होंने अपने वर्क में प्रेजेंट किया है। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कवि, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट एंड
ETC जान मतलब कुछ भी ऐसे जाने जाते हैं, एसिस्ट भी जाने जाते हैं। विक्टोरियन गद्य, इस टाइम पे प्रोज इस टाइम का कैसा था? विक्टोरियन गद्य में कार्लाइल व स्टीवेंसन विक्टोरियन युग के प्रमुख निबंधकार हैं। कार्लाइल की प्रमुख रचना द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 3 वॉल्यूम, ऑन हीरोज नंबर 2, नंबर 3 हीरो वर्शिप, नंबर 4 हीरोइक इन हिस्ट्री। कार्लाइल की लेखन शैली अन्य लेखकों से भिन्न है। ये भूतकाल के लोगों तथा भूतकाल की घटनाओं के विषय में बताते हैं। इनका अपना अलग दर्शन है। ये महान लोगों को अपना हीरो मानते हैं, राइट। अब हम किसके बारे में बता रहे थे? कार्लाइल। अब सेकंड पे आते हैं स्टीवेंसन के प्रमुख निबंध। नंबर 1 अ नाइट अमंग द पाइन्स, नंबर 2 वॉकिंग टूर्स, नंबर 3 एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, नंबर 4 अ प्ली फॉर गैस लैम्प्स, नंबर 5 एल डोरेडो फैमिली स्टडीज ऑफ मैन एंड बुक्स आदि सम्मिलित हैं। ओके, स्टीवेंसन के निबंध मानव कल्याण को समर्पित हैं। ये अपनी कविता, अपनी रचना के माध्यम से उन तत्वों को समाप्त करना चाहते हैं जो मानव की प्रगति व प्रसन्नता में बाधा डालते हैं। इन्होंने क्या कहा? इनके वर्क में मानव की खुशियों को इम्पोर्टेंस दिया गया। ये ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं जो मानव की खुशी को रोकती हैं, उनके विकास में, उनकी खुशी में बाधा हैं। उन ऐसी चीज़ों का ये विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए स्टीवेंसन का निबंध है एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स। ओके, आइडल्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपने अपने आप को देखकर सीधे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इनके अनुसार प्रसन्न रहना अपने व समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी अच्छी सोच थी। अपने आप को देखो, अपनी खुशी को पहचानो, जो समाज में बहुत ज़रूरी है। अगर सब खुश रहेंगे तो द्वेष की फीलिंग्स रहेंगी नहीं, तो विद्रोह होगा ही नहीं, सब में प्रेम भाव आएगा। तो सबसे पहले अपने को देखो। विक्टोरियन टाइम का प्रोज, विक्टोरियन पद्य के प्रमुख कवि लेखक। नंबर 1 टेनिसन, इसको टेनिसन, इस एज को टेनिसन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 ब्राउनिंग, नंबर 3 आर्नोल्ड। ठीक है, अब लिखते हैं। अब टेनिसन के विषय में हम कुछ जानते हैं। टेनिसन इस युग के सर्वाधिक प्रतिनिधि कवि हैं। ये विक्टोरियन संघर्ष व समझौते को प्रस्तुत करते हैं। ये इतने अच्छे थे कि इन्होंने किसी एक फेवर को नहीं लिया, दोनों को इंक्लूड किया, अच्छाइयों को, जैसे रिलीजन और साइंस दोनों को इंक्लूड किया। ये एक महान गीतकार हैं, इसलिए इनकी कविता मधुर व सहज है। इनके गीतों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। इनके सॉन्ग, इनकी पोएम की क्या क्वालिटी थी, आइए देखते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 नाटकीय, नंबर 3 राष्ट्रीय, नंबर 4 संगीतमय गीत आदि। इनका वेरी इम्पोर्टेंट वर्क किसका? टेनिसन का, इन मेमोरियम। टेनिसन की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कविताओं का संग्रह है। ये कविताएं उसने या उन्होंने अपने मित्र हेलन की मृत्यु पर लिखी थी। कौन सी? इन मेमोरियम। इनकी नाटकीय कविताएं मोनोलॉग के रूप में हैं। इनको एक चित्रात्मक कलाकार कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। चित्रात्मक कलाकार कैसे कहा जाता है? जब आप इनके वर्क की स्टडी करोगे तो जो इन्होंने इस टाइप से वर्क लिखा है, क्या फील करोगे कि जो इमेज इन्होंने, जो वर्ड इन्होंने लिखे हैं, वो उसकी फिगर आपके दिमाग में बन जाएगी, घूमती रहेगी।
कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वो माइंड में इमेज बन जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है इनके वर्क पढ़ने से कि ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 2 ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग तथा आशापूर्ण दर्शन के लिए माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे महान रचनाकार माना जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का ये प्रेम के विभिन्न पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। प्रेम के विभिन्न पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। इनके प्रमुख लेख: ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स। नंबर 3 मैन एंड वुमेन। नंबर 4 ड्रामेटिस पर्सोनी। नंबर 5 स्ट्रेफोर्ड। नंबर 6 आ ब्लॉट इन स्कल्चन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये अदर लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। पैरा जैसे लास्ट राइड टुगेदर एटसेट्रा। ओके, अब हम थर्ड राइटर को लेते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड सबसे महान एलेजी लेखक हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अनेक एलेजी लिखी, लेकिन इनमें से 5 प्रमुख हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। नंबर 1 थीरसिस। नंबर 2 रग्बी चापेन। नंबर 3 स्कॉलर जिप्सी। नंबर 5 साउदर्न नाइट। नंबर 4 साउदर्न नाइट। नंबर 5 वेस्ट मिनिस्टर एबी। ओके, अब हम आगे देखते हैं विक्टोरियन एज का ड्रामा। विक्टोरियन नाटक में शॉ, SHAW और गाल्सवर्दी मैन हैं। शॉ सबसे महान नाटककार हैं। इनके नाटक एंटी रोमांटिक हैं। ओके, एंटी रोमांटिक का मतलब रोमांटिक क्वालिटी से अपोजिट है। इन्होंने कैंडिडा और एप्पल कार्ट जैसे विचार प्रमुख नाटक लिखे। इनको सेंट जॉन का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? सेंट जॉन। जॉन गाल्सवर्दी सेकंड राइटर नाटककार हैं। जॉन गाल्सवर्दी एक महान नाटककार हैं। ये समस्या प्रधान नाटक लिखते हैं। ये समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए सहानुभूति रखते हैं। ये अपने नाटकों में समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं। अधिकांशतः इनका ध्यान समाज की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। ये हृदय से अधिक दिमाग को प्रभावित करते हैं। दिमाग को प्रभावित, अच्छा दिमाग ही तो है जो अच्छे बुरे में डिफरेंस दिखाता है। मन की क्या है? मन को तो कोई भी चीज़ अच्छी बुरी लग सकती है, लेकिन दिमाग सही गलत की पहचान कौन करता है? दिमाग। तो ये दिमाग से सोचने वाले कवि ड्रामेटिस्ट हैं। इनके नाटकों का उद्देश्य लोगों को समाज की कमियों से अवगत कराना है। इनके नाटक रियल में अगर आपको सोसाइटी से, उस टाइम की सोसाइटी से परिचित होना है, देखना है, तो इनके नाटकों में देखो रियलिटी दिखती है, बिल्कुल क्लियर रियलिटी। द सिल्वर बॉक्स, जॉय, स्ट्राइफ, जस्टिस, द स्किन गेम, अ फैमिली मैन एंड लॉयल्टीज। ये इनके नाटक हैं जो सब फैमिली प्रॉब्लम्स को करते हैं, सोशल प्रॉब्लम। ओके, अब हमने ड्रामेटिस्ट भी देख लिए। अब आगे हम देखते हैं विक्टोरियन एज के उपन्यासकार। उपन्यासकार में विक्टोरियन उपन्यास में चार्ल्स डिकेंस व थॉमस हार्डी का योगदान प्रमुख है। इस काल के उपन्यास में कविता की अपेक्षा विद्रोह की भावना अधिक है। चार्ल्स डिकेंस एक महान उपन्यासकार हैं। ये संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन करते हैं। ये मानव समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं रियल में।
अगर सोसाइटी देखनी है तो इनके नॉवेल में देखो। इनके कुछ नॉवेल्स हैं। बोर्डिंग हाउस। चार्ल्स डिकेंस ने किस किस पॉइंट पर प्रकाश डाला, किस किस पॉइंट को, कौन से टॉपिक को अपने नॉवेल की थीम बनाया। बोर्डिंग हाउस, महिला की शिक्षा, बाल श्रम, सामाजिक अन्याय, इन चीज़ों पर इन्होंने महत्व प्रकाश डाला। चार्ल्स डिकिंसन एक समाज सुधारक हैं, सच में है समाज सुधारक हैं। इनके नॉवेल को पढ़कर लगता है कि ये दिखा रहे हैं कि किस टाइप से सोसाइटी में लोगों का, गरीब बच्चों का शोषण हो रहा है, उसकी साइड देखो और उनका सॉल्यूशन निकालो। बच्चे किस तरीके से, जो पुअर बच्चे हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस टाइप से उनका शोषण हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। इनके उपन्यास को पढ़ के इंसान इतना सीरियस हो जाता है कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना ही चाहिए। सेकंड नॉवेलिस्ट हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। इन्होंने इस उपन्यास का प्रकाशन 1891 में किया था और इसे उपशीर्षक दिया था एक पवित्र नारी। क्या नाम है? जो टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स है, इसका उपशीर्षक क्या है? एक पवित्र नारी। ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है, मैंने इसकी स्टडी की है। टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स एक युवती की कहानी है जिसके साथ एलेक डी अर्बरविल्स बलात्कार करता है। वह गर्भवती हो जाती है और उसका बच्चा मर जाता है। बहुत दयनीय और बहुत सोसाइटी में जो होता है उसी का जीता जागता चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है और इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है, व्हाट इज़ प्योरिटी। सोचने पर है ये महिलाओं की कंडीशन दिखाई गई है इसमें। एक लड़की की कंडीशन और उसका बच्चा मर जाता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ऐसी युवती को पवित्र नारी कैसे कहा जा सकता है। मतलब इस चीज़ में ये दिखता है कि एक लड़की जो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके साथ गलत होता है। उसका जो गलत होने का रिजल्ट होता है, उसके बच्चा होता है और उस बच्चा भी मर जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी नारी को कैसे एक पवित्र नारी कहा जा सकता है, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। लेकिन हार्डी यह सिद्ध करता है। इस युवती को बाद में एजल क्लेयर से प्यार हो जाता है लेकिन वह इसे छोड़कर चला जाता है। एलेक युवती को समझाता है कि एजल वापस लौटकर नहीं आएगा। अपने परिवार को भूखमरी से बचाने के लिए टेस एलेक की रखेल बन जाती है लेकिन एंजल वापस लौटकर आता है और टेस एलेक की हत्या कर देती है। टेस एलेक की हत्या कर देती है क्योंकि उसने उसे कहा कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था लेकिन वो बाद में उसकी हत्या कर देती है। एंजल के वह थोड़े से क्षण प्रेम में बिता पाती है कि तभी उसे गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पढ़नी चाहिए स्टोरी। अब यहाँ पर विक्टोरियन एज का कुछ ही टॉपिक मैंने लिए हैं जो थोड़े पर आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे होंगे और स्टडी करनी है तो डीपली किसी बुक से स्टडी कीजिए, पर थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही रहा होगा। अब हमारा अन्य मूवमेंट स्टार्ट होता है मॉडर्न टाइम का। ये है प्री रैफेलाइट पोएम। प्री रैफेलाइट कविता और इसे हम प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जानते हैं। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड को प्री रैफेलाइट भी कहा जाता है। ये अंग्रेज चित्रकार
कवि व आलोचकों का समूह था। प्री रैफेलाइट पोइम, ये कौन थे? ये एक ग्रुप था और इस ग्रुप में कौन कौन थे? चित्रकार भी थे, ये कवि भी थे, आलोचक भी थे। और इस ग्रुप की जो स्थापना हुई वो 1848 में दांते गैब्रियल रोसेटी ने की थी। इसमें 7 सदस्य थे। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ब्रदरहुड क्या है, इनके राइटर की क्वालिटी क्या थी, ये कौन थे, ये मैंने एग्ज़ाम दिया है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। कितने थे ये ब्रदरहुड में, कितने इंक्लूड थे? 7। ये प्री रैफेलाइट अपने आप को सुधारक कहते थे। इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए दी जर्म नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। ये अब मैं इनके नाम बताने जा रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप क्लियर कर लेना फिर भी। नंबर 1 रोसेटी, नंबर 2 विलियम मॉरिस, नंबर 3 स्विनबर्न, नंबर 4 कवेंट्री, नंबर 5 पैटमोर, नंबर 6 ऑस्टिन डॉब्सन, नंबर 7 रॉबर्ट बंचमन। इनके नाम कंटेस्ट करते पेपर में पूछे ही जाते हैं। रोसेटी तथा कुछ अन्य सदस्य कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी थे। इस प्रकार दी रैफेलाइट कविता का उदय होता है। यह समकालीन कविता से विद्रोह था जो समकालीन समाज की समस्याओं से संबंधित थी। ये उन लोगों के खिलाफ विद्रोह था जो ऐसी पोएम जो समाज की प्रॉब्लम्स को दिखाती थी। रोसेटी व विलियम मॉरिस ने 1856 में इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाया। किसने शक्तिशाली बनाया? रोसेटी व विलियम मॉरिस ने। स्विनबर्न, पैटमोर तथा डॉब्सन जैसे कई कवि रोसेटी से प्रभावित थे। रॉबर्ट बुचानन ने प्री रैफेलाइट कविता के कामुक स्वभाव की आलोचना की। अब ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला मूवमेंट होता है, अगला मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो कौन सा था? नॉटी 90s। ओके, ये 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक नॉटीनेस अर्थात स्थापित नियमों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। एक अलग आंदोलन। कौन सा? नॉटी 90s। विक्टोरियनी कुछ निश्चित मूल्यों का जटिल समूह है तथा विक्टोरियनिज्म से इस दशक में किया गया विद्रोह भी जटिल है। इस विद्रोह के 3 बिंदु हैं। नॉटी 90s के 3 मेन फैक्ट हैं, मेन पॉइंट हैं। नंबर 1 फ्रीडम, नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 ब्रदरहुड भाईचारा। इनको नए रूप में प्रस्तुत करता है ये नॉटी 90s ग्रुप के राइटर। ये मूवमेंट सुंदरता के स्थान पर शक्ति की पूजा करता है, शक्ति को ज़्यादा मानता है। यह कला एवं जीवन के प्राचीन मूल्यों को चुनौती देता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के साहित्य में 2 विपरीत प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, 2 अपोजिट मूवमेंट दिखाई देते हैं। एक तो निराशा की व दूसरी यूरोपियन प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस टाइम पे क्या, एक तो निराशावाद फैल रहा था और दूसरा यूरोपियन प्रवृत्ति दिखाई दी। एक तो निराशा की व दूसरी यूरोपियन प्रवृत्ति दिखाई देती है। अंतिम दशक की कविता में रॉबर्ट ब्रिजेस तथा हार्डी प्रतिनिधि कवि हैं। हार्डी इस काल का सबसे प्रमुख उपन्यासकार थे। कौन? थॉमस हार्डी। इस काल में नाटक में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं।
इस टाइम के नाटकों में घरेलू समस्याओं को दिखाया गया है। अब हमारा विक्टोरियन टाइम का जो काव्य था, जो लेख था, वो समाप्त होता है। 19th सेंचुरी समाप्त होती है। अब हम कदम रखते हैं 20th सेंचुरी में। आइए देखते हैं उस टाइम पे क्या था, कैसा माहौल था, कैसी सोसाइटी थी, कैसी सोशल कंडीशन थी, कैसे लेखक थे। ओके, आइए अब देखते हैं 20th शताब्दी का साहित्य। 20वीं शताब्दी का पूर्व अर्ध पुराने से नए की ओर तथा अंधविश्वास से तर्क की ओर परिवर्तन दिखता है। पुराने से नए की ओर था और अंधविश्वास से बाहर निकलने की ओर था। 20वीं शताब्दी को प्रश्न तथा चिंता का युग कहा जाता है। किसका? प्रश्न तथा चिंता का। वैज्ञानिक उन्नति तथा बदलते हुए सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने धर्म, चर्च तथा स्थापित व्यवस्था के प्रति आस्था को हिला दिया था। सन 1900 का वर्ष दिखाता है कि मध्यम वर्ग का प्रभुत्व कम हो रहा था। उनके विचारों व रचनाओं का प्रभाव घट रहा था। गरीब कामकाजी लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास हो रहे थे। गरीब अब लाचार नहीं थे। उनके जीवन पर आधारित उपन्यास व नाटक लिखे जा रहे थे। अब जो जनता थी, जो प्रजा थी, जो सामान्य लोग थे, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। परिवर्तन के आधार पर 20वीं शताब्दी का अध्ययन निम्न भागों में कर सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, आइए देखते हैं। पहला भाग क्या है? असंतोष व चिंता से भरा था। क्या क्वालिटी थी उस टाइम की, कैसा टाइम था वो? नंबर 1, पहला भाग असंतोष व चिंता से भरा था। चिंता से इसलिए भरा था क्योंकि कॉमन लोग बेचारे जो परेशान थे, उनकी तरफ सोचोगे तो चिंता तो होगी कि कैसी कंडीशन हो रही है, उन्हें कैसे अपर लेवल पर लाया जाए। लेखकों ने आदर्श त्याग दिया था। यह प्रकृतिवाद तथा यथार्थवाद का युग था। दूसरा भाग, आदर्श त्याग दिया था, दयनीय कंडीशन हो गई थी सोचने वाली। ठीक है। और दूसरे भाग में क्या दिखता है? दूसरा भाग विज्ञान तथा तकनीक के विकास का युग है। इस टाइम पे साइंस का डेवलप हो रहा था, उद्योग का विकास हो रहा था, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा था। बहुत ही कहते हैं ना, जैसे यूथ होता है उसकी लाइफ में भी संघर्ष होता है, ऐसे ही उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी कि क्या करें क्या ना करें, इंसान बहुत दुविधा में फंसा हुआ था। तीसरे भाग में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुनः निर्माण की समस्या थी। कितनी सारी समस्याएं थी। भारत आदि देश स्वतंत्र हो रही थी, इंग्लैंड आधुनिक हो रहा था, किंतु निराशा से ग्रसित था। 20th सेंचुरी को आधुनिक युग भी कहते हैं। और इस युग की कविता कैसी थी? कौन इसके मेन राइटर थे, लेखक थे? यीट्स तथा एलियट आधुनिक कवियों में प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं परंपरा व प्रयोग का समन्वय प्रस्तुत करती हैं। नंबर 1, यीट्स YEATS। यीट्स अधिक परंपरावादी हैं। द टावर, द विंडिंग स्टेयर, इन्होंने आयरिश परंपरा का प्रयोग किया है। इस शताब्दी के प्रारंभ की सबसे लोकप्रिय कविता इलियट की द वेस्ट लैंड है। इस कविता में इलियट आधुनिक जीवन के अभी तक हम यीट्स की बता रहे थे, अब सेकंड पे आ गया इलियट। ओके, तो इलियट की इलियट का एक वर्क है द वेस्ट लैंड। इस कविता में इलियट आधुनिक जीवन के निठल्लेपन पर निराशा व्यक्त करते हैं।
ठीक है। ईट्स तथा इलियट का आधुनिक कवियों में भारी प्रभाव है। आधुनिक कवियों की युवा पीढ़ी निराशा से पीड़ित है। इनमें प्रमुख रूप से हैं कुछ राइटर: W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, C.D. लेविस। इनकी प्रारंभिक कविताओं में राजनीतिक व सैद्धांतिक बहस को भय की अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया है। ऑर्डन की कविता द डबल मैन तथा सिटी विदाउट वॉल्स में चिंतन को प्रमुखता दी गई है। डिलान थॉमस का रहस्यवादी प्रेम तथा मौत की समझ पाठक को प्रभावित करती है। तथा उसके बाद प्रमुख कवि फिलिप लार्किन। इसके अलावा टेड ह्यूज प्रमुख कवि बने। 1984 में पोइट लॉरेट बनाया गया। किसको? टेड ह्यूज को। अब कुछ आंदोलन हैं जो ग्रुप हर जगह बनते हैं। ऐसे ही एक था इमेज, ठीक है। इमेजिज्म 1912 में प्री रैफेलाइट मूवमेंट के बाद सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। इमेजिज्म का विश्वास सटीक इमेज के स्पष्ट प्रयोग तथा तीखी भाषा में था। इमेज का सटीक उपयोग होना चाहिए और लैंग्वेज तीखी हो, कॉम्प्लेक्स, हाई लेवल की। एजरा पाउंड इमेजिज्म के आंदोलन का सबसे लोकप्रिय कवि थे। सबसे लोकप्रिय कवि कौन थे? एजरा पाउंड। 20वीं शताब्दी में आधुनिकता का प्रारंभ एजरा पाउंड की काव्य शैली से हुआ है। इसे पहला संगठित आधुनिक साहित्य आंदोलन कहा जाता है। इमेजिज्म के प्रकाशन में लॉन्गफेलो तथा टेनिसन को उनकी कविता के नैतिक संदेह के लिए कवि शिरोमणि माना जाता है। इसके विपरीत इमेजिज्म भाषा की मितव्ययिता तथा सटीक प्रस्तुतिकरण जैसे शास्त्रीय गुणों की ओर लौटने को कहता है। यह अपारंपरिक काव्य विद्या के साथ प्रयोग करने की इच्छा है। इसमें किस चीज़ पर प्रकाश डाला गया है? शास्त्रीय गुण। अब और है हमारा सिंबोलिज्म। ये भी एक अलग टाइप का आंदोलन है। सिंबोलिज्म किसी अमूर्त विचार को एक वस्तु या शब्द के द्वारा प्रस्तुत करने की कला है। अपनी कविता में किस चीज़ को महत्व दिया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने ग्रुप बनाए, अलग अलग आंदोलन चले। ठीक है, हर जगह होता है। कोई किस धारा को मानता है, कोई किसी चीज़ को सही मानता है। तो अब हम देखते हैं सिंबोलिज्म। सिंबल के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। कोई अच्छाई का सिंबल, कोई बुराई का सिंबल। जब कोई कवि एक भावना या मनोभाव प्रस्तुत करना चाहता है, वह सिंबल का प्रयोग उसकी ओर इशारा करता है। एक सिंबल के द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं। कविता में सिंबोलिज्म आंदोलन के रूप में 1890 के आसपास शुरू हुआ था। इसकी लोकप्रियता 1900 के आसपास घटनी शुरू हो गई थी। सिंबोलिज्म को यीट्स व इलियट की कविता में देखा जा सकता है। आधुनिक उपन्यासों में इसका प्रयोग जेम्स जॉयस तथा वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा किया गया है। समझ में आ रहा? सिंबोलिज्म मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जैसे सिंबल, अब ये वाइट कलर है, किस चीज़ का सिंबल है? शांति का। तो ऐसे ही सिंबल हर चीज़ का होता है। तो इस सिंबल के द्वारा अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, वही सिंबोलिज्म है। अब अगला है मूवमेंट कविता।
जो आधुनिक युग था ना, वो आंदोलनों से भरा हुआ था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंदोलन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ राइटर्स अलग अलग टाइप की कविताएं लिख रहे थे। कोई किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा था, कोई किसी चीज़ को। अब हम अब लेते हैं मूवमेंट कविता। ये कैसी थी? मूवमेंट कविता में आधुनिक कविता धनी है। उन सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। उनमें मुख्यतः बीट आंदोलन अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के भाव पर आधारित था। एक बीट आंदोलन है, उसका मानना है कि अपनी इच्छा के अनुसार जियो, जो आप चाहते हो वो करो, उसी में खुशी है। इमेजिस्ट सटीक इमेजरी तथा सरल व स्पष्ट भाषा के पक्ष में थे। ऑब्जेक्टिव कवि रचना को एक वस्तु के रूप में देखते थे। हार्लम रिनेसा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कन्फेशनलिस्ट कला की प्रेरणा व्यक्तिगत इतिहास में पाते थे। न्यूयॉर्क स्कूल की स्थापना कन्फेशनलिस्ट के विरोध में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कवि जानबूझकर प्रयोग करते थे। आंदोलनकारी कवि तार्किक व एंटी रोमांटिक थे। सबके विचार अलग अलग थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 20वीं शताब्दी का उपन्यास कैसा था। कौन कौन मेन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे? हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड तथा रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने ये विक्टोरियन उपन्यासकार हैं जो 20वीं शताब्दी के उपन्यास की पहचान है। मतलब उसी समय के हैं, उसी के समय तो फिर 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी, तो वही वाले हैं। आल्डस हक्सले प्रथम विश्व युद्ध के बाद भ्रम व निराशा को व्यक्त करते हैं। अब ये राइटर, ये वो टाइम था जब विश्व युद्ध होने के बाद की कंडीशन वैसे ही उथल पुथल थी, तो उसी टाइम के ये नॉवलिस्ट हैं। E.M. फॉरेस्टर उच्च वर्ग के समाज के खोखलेपन तथा निराकार बौद्धिक की निर्जीवता को उजागर करता था। D.H. लॉरेंस आधुनिक समाज में मानव जीवन में उत्पन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के मध्य होने वाले संघर्ष को उजागर करता है। ये जो नॉवलिस्ट थे, इन्होंने लोगों के जो खोखलेपन है, जो दिखावटीपन है, उनको ये दिखाते हैं किस टाइप से लोग दिखावटीपन के लिए जी रहे हैं। वास्तविकता बहुत कम है। हर इंसान क्या है, अपने को बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो मानवता नहीं है। इसी चीज़ को ये लेखक अपने वर्क के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जेम्स जॉयस ग्रीक पौराणिक गाथाओं के आधार पर एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण करता है। जेम्स जॉयस थे, वो पौराणिक गाथाओं के आधार पर एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। मानव के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो क्या बात है? ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका अध्ययन कौन करते हैं? वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल। ग्राहम ग्रीन मानव जीवन में बुराई की समस्या को उपन्यासों में प्रस्तुत करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास व्यंग्य से भरपूर हैं। विलियम गोल्डिंग मानवीय बुराई की आवश्यकता का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड फिके मेन चीज़ यही है कि व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, इस चीज़ को जानने की कोशिश की है और फिर इस चीज़ को सबके सामने दिखाने की कोशिश की है लेखकों ने, उपन्यासकारों ने अपने वर्क के माध्यम से। विलियम गोल्डिंग मानवीय बुराई की आवश्यकता का अध्ययन करता है। सिंपल। 20वीं शताब्दी के उपन्यासकार, कुछ हम उपन्यासकार के नाम बताते हैं। सलमान रश्दी,
R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, कमला मार्कंडेय। ये ऐसे लेखक हैं, ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने जीवन की सच्चाई को सबके सामने प्रस्तुत किया है। 20वीं शताब्दी का नाटक कैसा था? 20वीं शताब्दी के नाटक का प्रारंभ हेनरी इब्सन एक ड्रामेटिस्ट थे, उनसे होता है। हेनरी इब्सन को सभी नाटककारों का नेता माना जाता है। 20वीं शताब्दी के नाटक को बर्नार्ड शॉ का नाटक कहा जाता है। इनके विचार प्रधान नाटकों ने अंग्रेजी नाटक को नई दिशा दी, जिसमें मानसिक द्वंद्व भौतिक घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिसमें ये दिखाया गया है कि जो दिमाग का संघर्ष होता है ना, वो भौतिक घटनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आपके दिमाग में संघर्ष है तो उसका प्रभाव आपकी रियल लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये संघर्ष बहुत भयानक होता है। इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें विचार को पात्रों से अधिक महत्व दिया जाता है। शॉ के नाटक एंटी रोमांटिक हैं। 20वीं शताब्दी के नाटककारों में अगला स्थान गाल्सवर्दी का है। गाल्सवर्दी के समस्या प्रधान नाटक समकालीन समाज की बुराइयों व समस्याओं को उजागर करते हैं। मेन फोकस यही है, मॉडर्न एज में जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस चीज़ को ही अपने वर्क के माध्यम से शो किया गया है। अब आते हैं सैमुअल बेकेट के एब्सर्ड नाटक, एब्सर्ड कहते हैं भद्दे, एब्सर्ड नाटक मानवीय कष्टों के कारणों की खोज करती है। वही घूम फिर कर आती है, मानव मेन सेंटर है, और उस मानव के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को ही लौट फिर कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दिखाया गया है। जॉन ऑसबॉर्न युवा पीढ़ी की हताशा को उजागर करते हैं। W.B. यीट्स, T.S. एलियट तथा क्रिस्टोफर फ्राई काव्य नाटक की पुनः स्थापना करते हैं। तभी तो कहते हैं हिस्ट्री क्या है? मिरर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी में हो रहा है उसी को तो सबके सामने दिखाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो उसको समझकर अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, और लाइफ को सुधारना, लोगों की कंडीशन में सुधार लाना, यही तो उद्देश्य होता है। क्यों हम इन नॉवेल को पढ़ते हैं? हम जाने सोसाइटी में हो क्या रहा है, और उस सोसाइटी में जो हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। ये हम इन वर्क को पढ़ के ही तो हमारे अंदर माइंड में ये चीज़ डेवलप होती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, सोसाइटी में कितना कैसा गंदा माहौल है। तो हमें तभी तो हम अपने रूम में बुक को पढ़कर, अच्छी बुक को पढ़कर बाहर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब का आकलन हम कब कर पाते हैं? जब हम सोसाइटी के मेन इम्पोर्टेंट वर्क को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे नाटक थे उस टाइम। समस्या प्रधान नाटक, हेडिंग से ही पता चल रहा है, समस्या प्रधान नाटक। समस्या प्रधान नाटक का विकास 19वीं शताब्दी में हो गया था। समस्या प्रधान नाटक विवादास्पद सामाजिक समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं। समस्या प्रधान नाटक समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। समस्या प्रधान नाटक लोगों के सुधार के लिए सोचने को मजबूर करते हैं। हेनरी इब्सन ने समस्या प्रधान नाटकों को परिपक्व बनाया। हेनरी इब्सन ने पाखंड, लालच तथा समाज के छिपे भ्रष्टाचार को अनेक नाटकों में प्रस्तुत किया। इब्सन के प्रभाव में समस्या प्रधान नाटकों का लेखन विकसित हुआ।
बर्नार्ड शॉ ने समस्या प्रधान नाटकों को अपने नाटकों व उनकी भूमिकाओं में लिखे लंबे लेखकों से बौद्धिक ऊंचाई दी। बर्नार्ड शॉ के सबसे लोकप्रिय नाटक जो आपको पढ़ने चाहिए, मैन एंड सुपरमैन, एस.टी. जॉन, एप्पल कार्ट। 20वीं शताब्दी के नाटककारों में अगला स्थान गाल्सवर्दी का है। इनके समस्या प्रधान नाटक समकालीन समाज की बुराइयों व समस्याओं को उजागर करते हैं। गाल्सवर्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटक हैं द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ और जस्टिस। समस्या प्रधान नाटक आपको पता ही चल गया क्या है इसमें। अब और टाइप के नाटक आते हैं, एब्सर्ड नाटक मतलब भद्दे नाटक। एब्सर्ड नाटक का आगमन विश्व युद्ध द्वितीय की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। एब्सर्ड नाटक एक ऐसा संसार प्रस्तुत करता है जिसकी तार्किक व्याख्या नहीं हो सकती। जीवन को एक शब्द में केवल एब्सर्ड कहा जा सकता है। जीवन क्या है? भद्दा, एब्सर्ड। एब्सर्ड नाटक में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वह नाटक जगत को अतार्किक लगती है, जगत को वो अच्छी नहीं लगती। कथानक में पारंपरिक उपकथा का अभाव होता है। कथानक एक वृत्त में घूमता प्रतीत होता है जो वहीं पर समाप्त होता है जहां से चला था। दृश्य स्पष्ट नहीं होता, वह संवाद अर्थहीन होते हैं। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडॉट एक एब्सर्ड नाटक है जो मानवीय कष्टों के कारणों की खोज करता है कि मानव के कष्ट हैं क्यों, इनके कारण क्या हैं। एब्सर्ड नाटकों में बेकट आधुनिक जीवन की अर्थहीनता उजागर करते हैं। हैरोल्ड पिंटर एक अन्य प्रसिद्ध नाटककार हैं जो एब्सर्ड नाटक लिखते हैं। उसके नाटकों की यह विशेषता है कि उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। एक और नाटक नहीं, आंदोलन, एक्सप्रेशनिज्म नाटक, आंदोलन। एक्सप्रेस करना, अपने अंदर की फीलिंग्स, माइंड में क्या चल रहा है इसको एक्सप्रेस करना, एक ऐसा भी आंदोलन चला। एक्सप्रेशनिज्म एक साहित्यिक शैली है। इसमें व्यक्ति के मन की आंतरिक सोच का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसके लिए वह उसके अंतर्मन को बाहर उजागर करता है। नाम से ही हर आंदोलन को उसके नाम से ही जाना जा सकता है कि इस आंदोलन में किस चीज़ को सेंटर में रखा गया होगा, कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। वह मनोदशा को अपना चेहरा, शरीर तथा वह संसार तक बनाने देता है जिसमें वह मनोदशा रहती है। साहित्य में एक्सप्रेशनिज्म सामाजिक विद्रोह के नाटक को प्रस्तुत करता है। इसमें नाटककार मुख्य पात्र के आंतरिक असंतोष को बाहरी संसार से अधिक महत्व देता है। पात्र अपनी मानसिक व्यथा को एकल भाषणों में उजागर करता है। व्यक्तिगत दुखांत नाटक प्राय पात्र को भीतर से नष्ट होते दिखाते हैं। एक्सप्रेशनिज्म का भारी प्रभाव किस किस पर मिलता है? यूजिन ओ'नील, टेनिस विलियन, आर्थर मिलर, इनके वर्क में मिलता है। आया कुछ समझ में? इसमें यह दिखाया जाता है एक कैरेक्टर है, उसके अंदर का संसार क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उसको बाहर एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भी कि ये कंडीशन ऐसी है, मैं इसे ऐसे सही कर सकती हूँ, ऐसे, तो वो कुछ उस संसार जो अंदर के दिमाग का संसार है उसे सबके सामने एक्सप्रेस किया जाता है। इनके नाटकों में देखा जा सकता है क्या? एक्सप्रेशनिस्ट नाटक में भौतिकवादी समाज को संभावित विनाश के साथ जोड़ा जाता है।
जो भी कारण होता है विनाश का वो हमारा अंतर मन होता है, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है वही तो हम करते हैं। अब आगे है, एक्सप्रेशन तो हो गया, ये आंदोलन तो हो गया। अब एक और है महाकाव्य थिएटर। महाकाव्य थिएटर 20वीं शताब्दी के मध्य का एक आंदोलन है। ये डिफरेंट टाइप के आंदोलन हैं। किसी आंदोलन में किस चीज़ को वैल्यू दी गई है, किसी में किसी टॉपिक को दी गई है। तो अब तक तो हम जो आंदोलन चल रहे थे, मॉडर्न आधुनिक युग है वो आंदोलनों से भरा हुआ है और उन्हीं के बारे में मैं सब कुछ बता रही हूँ। अब एक और नया आंदोलन है महाकाव्य थिएटर। महाकाव्य थिएटर 20वीं शताब्दी के मध्य का एक आंदोलन है। बर्टोल्ट ब्रेस ने लोकप्रिय थिएटर के कई तत्व मिलाकर एक अनूठी शैली विकसित की। इसमें अभिनय की अलग शैली है। अभिनय कहते हैं दिखाना, शो करना, एक्शन। इसका उद्देश्य दर्शक को यह एहसास कराना है कि वह नाटक देख रहा है। इसके अतिरिक्त यह भ्रम का वातावरण उत्पन्न करता है। वास्तव में महाकाव्य थिएटर को प्रकृतिवादी नाटक की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है। महाकाव्य थिएटर, थिएटर क्या है? नाटक, ठीक है।